नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षवर्धन गुप्ता। आज रेलवे के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने वहां के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। अयोध्या का जो माहौल था वो एक त्योहार की तरह लग रहा था। दूर दूर से लोग वहां पे आए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए और इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए। लेकिन दूसरा बड़ा त्योहार जो था वो आज जम्मू में देखा गया। जम्मू में कटरा से और कठुआ में आज कटरा और दिल्ली के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन का जो वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया, उसको हरी झंडी दिलाया। इस मौके पर कटरा में यहाँ के सांसद और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और LG मनोज सिन्हा कटरा में मौजूद थे। ये दूसरी वंदे भारत है जो जम्मू से आज रवाना हुई तो दिल्ली और कटरा तक चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस ट्रेन की कि ये ट्रेन उधमपुर में भी रुकेगी, जम्मू में भी रुकेगी और कठुआ में भी रुकेगी। जैसा कि हम आपको बता दें कि कठुआ रेलवे स्टेशन एक अरसे से उसे इग्नोर किया जा रहा था। कठुआ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहां पे बड़ी ट्रेनें नहीं रुकती थी। कोई जमाना था कि जब वहां से ट्रेन रुक कर जाती थी, गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था। लेकिन वहां के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोशिशों के बाद वंदे भारत को भी वहां पे रुकने के लिए कहा गया और आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह कटरा से वंदे भारत ट्रेन से वो खुद बैठ के आए और जब वो कटरा से कठुआ पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, उनका शुक्रिया अदा किया। कठुआ एक ऐसा स्टेशन है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, कि वहां से बाकी जो एरिया है, जो हिली स्टेशन से शुरू हो जाता है, वो वहीं से लोग उतरते हैं, वहीं से जाते हैं। यहां तक बनी, बसोली, बिलावर और दूर दूर के इलाके, यहां तक भद्रवाह से भी इस इलाके से जाते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल थी लोगों को, वो वंदे भारत जैसी ट्रेन के लिए उन्हें जम्मू आना पड़ता था और जम्मू से फिर वो वापस कठुआ जाते थे। लेकिन अब कठुआ में भी वंदे भारत रुक गई और बनारस के बाद जम्मू कश्मीर दूसरी रियासत बनी है, यहां पे 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि डॉक्टर साहब की कोशिश से कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मैं आपको यह भी बता दूं, ये ट्रेन जो है उधमपुर में भी रुकेगी। कटरा से उधमपुर बनावर होते हुए बनावर भी रुकेगी, फिर जम्मू रुकेगी, उसके बाद कठुआ रुकेगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसा कि मैं बताने जा रहा था कि जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोशिश से जितने भी संसदीय क्षेत्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वहां के कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है उन सबको GI टैग मिला गया। ये बहुत बड़ी एक गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारा एक ऐसा नेता वहां पे है जिसकी वजह से यहां के लोगों को ये सब चीजें मिल रही है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों। कश्मीर घाटी के नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्र में जहां कभी गोलों की गूंज और बारूद की गंध होती थी, युद्ध विराम समझौते के बाद आज वहां अमन की बहार बह रही है। हर चेहरा खिलखिलाता दिखाई देता है। इस खुशनुमा माहौल में गोलीबारी का भय अब बीते दिनों की बात है। ये सब प्रदेश प्रशासन के बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने की वजह से हुआ है। इसकी तारीफ और शुक्रिया करते यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं थकते। उत्तरी कश्मीर में केरन, लोलाब, माछिल, टीटवाल, तंगदार, गुरेज, तुलेल और उड़ी सहित LOC के साथ सीमावर्ती क्षेत्र तेजी से प्रमुख बॉर्डर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। नववर्ष के आगमन पर श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ होने के मद्देनजर श्राइन बोर्ड व्यवस्था बनाने की तैयारियों में जुट गया है। CEO श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग ने प्रेस वार्ता में बताया कि नववर्ष पर RFID कार्ड पर एक स्टिकर लगाया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि कार्ड नया है या पुराना। इस वर्ष शुक्रवार तक 94.35 लाख श्रद्धालु
मां वैष्णो के चरणों में हाजिरी लगा चुके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 3 लाख ज्यादा है। इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी से पहले मां वैष्णो देवी के दर्शन करने को जाने के लिए अलग से स्काई वॉक बनाया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को बताया कि लद्दाख में राजमार्ग प्रमुख और अन्य जिला सड़कों सहित 29 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 1,170 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि योजना के तहत 8 पुलों के लिए लगभग 182 करोड़ रुपया आवंटित किए। राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य सड़कों, ग्रामीण सड़कों, रेलवे अंडर और ओवरब्रिज के विकास और रखरखाव के लिए वर्ष 2000 और 2001 में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय सड़क निधि योजना शुरू की गई थी। निर्माण और उड्डयन के लिए केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि के तहत संसाधन आवंटित किए जा रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को उन लोगों को बधाई दी जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में भाईचारा कम हो रहा है और इसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मैं मंदिर के लिए प्रयास करने वाले सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। ये अब तैयार है। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि भगवान राम केवल हिंदुओं के नहीं हैं, वह दुनिया में हर किसी के हैं। दिल्ली कटरा के बीच शनिवार 30 दिसंबर से दूसरी वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कटरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूसरी वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से हजारों लोगों को लाभ होगा। मां वैष्णो देवी की यात्रा अब और भी सुविधाजनक होने वाली है, क्योंकि दिल्ली से कटरा के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन चलेगी। वंदे भारत ट्रेन कटरा से दिल्ली के लिए रवाना हुई। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर ये 1 मिनट के लिए रुकेगी। इसके बाद ट्रेन जम्मू रवाना हो जाएगी। और आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का। अयोध्या की पावन धरती से उन्होंने हमारे आस्था स्थल कटरा से दूसरी वंदे भारत को फ्लैग ऑफ किया। और आपको स्मरण होगा कि 2019 में जब ये कल्पना आई थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो दूसरी वंदे भारत हमें कटरा में मिली थी पहले वाराणसी। और जब दूसरी वंदे भारत देने का काम आया तो उसमें भी पहले ही फेज में कटरा को शामिल कर दिया। और आज ये जो सेरेमोनियल रन हुआ है, ये उन सभी स्टॉप से होकर के जा रहा है जो इसके प्लान में है। इसके बाद कुछ दिन के बाद ये विधिवत चलेगा। और ये नहीं है कि उसी दिन से या 3 दिन से ही कठुआ उधमपुर में रुकना शुरू हो जाएगा। ये रेकी रन है। ये अब इसका ये आकलन करेंगे कि कैसा टाइम रहेगा, कितना स्टॉप रहेगा, क्या फिजिबिलिटी रहेगी। लुधियाना से आगे इनकी स्पीड की कोई लिमिट है, उसको भी शायद बढ़ा करके 130 किलोमीटर पर आवर किया जाएगा, फिर और ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। तो क्योंकि कुल मिलाकर के ये निर्धारित किया गया है कि जो सफ़र का अवधि काल है वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी के भीतर कैसे कठुआ भी आए, उसी के भीतर कैसे उधमपुर भी आए। तो ये जितने प्लान्ड स्टेशन हैं, हमें खुशी है कि कम से कम इनको प्लानिंग में रखा गया। उसमें से आज ये रन हुआ है। आने वाले टाइम में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे अगले कुछ महीनों में, ये सही से मैं तो ये कहूँगा कि इसी के साथ साथ एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, जो भी हमारे यहाँ से होकर के। तो हमारे पास 3 विकल्प आ गए, वंदे भारत सुबह, वंदे भारत शाम, और जब भी दिल करे तो गाड़ी उठा करके इंडियन एक्सप्रेस कॉरिडोर। और इससे एक इकोसिस्टम तैयार किया है मोदी जी, जिससे व्यापार में भी वृद्धि हो रही है, विकास में भी, रेवेन्यू में भी, ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ बिजनेस। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इस साल वैष्णो देवी में कीर्तिमान कायम होने वाला है। ये साल खत्म हो रहा है आज की डेट में 30 दिसंबर तक लगभग 96 लाख श्रद्धालु इस वर्ष आए हैं। और कश्मीर घाटी में 2 करोड़ पर्यटक पहुँचे। और ये सभी संभव हुआ कि आवाजाही बढ़ गई। और इसी चुनावी क्षेत्र में अगर आगे चले जाए आप, तो आने वाले समय में शायद एक और वंदे भारत की भी कल्पना है जो उधमपुर से बरहाल की तरफ जाएगी। और साथ ही साथ कनेक्टिविटी बाई रोड, नेशनल हाईवे जो खिलैनी से सुधमादेव जाएगा, इत्तेफाक से मेरा सैनी गाँव भी उसी के बीच में से आता है। तो वो ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोगों ने कभी मोटर गाड़ी के दर्शन नहीं किए। कटुआ स्टेशन डेवलप हो रहा है, साथ में ट्राईपोर्ट भी। इससे कुल मिलाकर के
न केवल विकास उद्योग की वृद्धि होगी या नागरिकों के जीवन में सरलता आएगी, बल्कि साथ साथ हमारी मानसिकता में भी बदलाव आएगा। और जो आना शुरू हो गया कि मुख्य धारा की सोच हमारे अंदर आने लगी, और मैं तो कहूँगा कि इससे आतंक पर भी अंकुश लगेगा। जब किसी क्षेत्र को आप आइसोलेटेड छोड़ देते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की कुरीतियाँ पनपती हैं। लेकिन एक बात जिसका मुझे लगता है कि विश्लेषण हमारे पत्रकार भी करेंगे और इतिहासकार भी, कि जम्मू में रेलगाड़ी 1971-72 में पहुँची थी, कठुआ से छू करके जाती थी। तो क्या कारण था कि 40-45 साल पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र की अवहेलना की, इस सेक्टर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति, शायद ये सोचा जाता था कि कोई समुदाय विशेष नाराज हो जाएगा अगर कठुआ का भला हुआ, इसके चलते। और 2014 के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही सबसे पहला काम किया कटरा के रेल स्टेशन का लोकार्पण, और ये आज कुछ ही महीनों के बाद कश्मीर घाटी भी बाद विशेष भारत। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये हमारे समय एक ऐसा मोदी जी ने जो आपसे वादा किया था कि जो क्षेत्र अवहेलना के शिकार हुए हैं उनको बराबर की सतह पर विकास कराया जाएगा, वो मोदी जी ने करके दिखाया, और उनका आभार भी, और उससे हमारी उम्मीद भी बढ़ती है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती शनिवार को मुगल रोड के रास्ते कश्मीर से पुंछ जाने की तरफ आ रही थी। इस दौरान उन्होंने मुगल रोड पर पुलिस की तरफ से बफलियास पर लगाए गए नाके को जबरदस्ती तोड़ दिया। इसके बाद वह गांव टोपी की ओर बढ़ी। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से जिले के सुरनकोट तहसील के देरागली टोपी पीर में नेताओं का आना जाना जारी है, क्योंकि यहां पर 3 ग्रामीणों की संगीन परिस्थितियों में मौत हुई थी। इसी के चलते महबूबा मुफ्ती आज यहां आई थी, परंतु उन्हें टोपी पीर जाने की इजाजत नहीं थी। इसके बाद पुलिस द्वारा महबूबा मुफ्ती बुफलियास में उन्हें रोका गया, परंतु अपने वाहन से उतरकर जबरदस्ती नाका तोड़कर पैदल ही टोपी पीर की तरफ आगे बढ़ गईं। बीच सड़क पर धरने पर बैठी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रविंदर रैना को क्यों जाने दिया, बाकी नेताओं को क्यों जाने दिया? मुझे इसलिए रोका जा रहा है कि मेरे जाने से इनकी पोल खुल जाएगी। इन्होंने गांव में महिलाओं के साथ ज्यादती की है। कथा व्यास बाल संत साहिल जी महाराज द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 का दिन काफी शुभ है, क्योंकि इस दिन रामलला और माता सीता अयोध्या में विराजमान होंगे और ये सबके लिए बहुत ही शुभ दिन है। कुछ लोग तो अयोध्या पहुंच पाएंगे और कुछ लोग किसी कारणवश अगर अयोध्या नहीं पहुंच पाते तो अपने घरों में 22 जनवरी 2024 को दीपावली की तरह मनाएं। इस दिन को काफ़ी सुसज्जित करें और इस तरह से दीपावली की तरह इस पावन दिन को मनाया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने एलजी प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा कि श्री माता वैष्णो देवी में जब आरती के वक्त भक्तजनों से 5100 की पर्ची ली जाती है, इस पर्ची को निवेदन करते हुए कहा कि इस पर्ची को पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे संत समाज काफ़ी आहत होता है। उसके बाद विश्वकर्मा के दिन पर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की गई। ऐलान किया गया प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि जो गरीब लोग अगर वो लोन लेना चाहें तो उन्हें गारंटर ढूंढना पड़ता था। अब उन्होंने कर दिया कि गरीब लोगों को यदि लोन लेना हो तो उन्हें किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। महिला आरक्षण, ऐसे काफी सारे कार्य जो है वो भारत में किए गए हैं और आगे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ आज का प्रेस वार्ता का जो मेन मुद्दा था हमारा, अब हम उस पर आते हैं। मां भगवती का द्वार श्री माता वैष्णो देवी, जहां पर पूरे वर्ल्ड से श्रद्धालु मां भगवती के दर्शनों के लिए आते हैं, 12 महीने आते रहते हैं। वहां पर जो आरती में बैठने के लिए श्रद्धालुओं से पैसे लिए जाते हैं, मेरा एलजी साहब से आग्रह है कि वो पैसे बंद होने चाहिए, ऐसा ना करें, क्योंकि सनातनियों के मंदिरों में ही ऐसा क्यों होता है, किसी और मंदिर में क्यों नहीं होता? किसी और समुदाय के लोगों के मंदिरों में ऐसा क्यों नहीं होता? ये चीज बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। यदि ये है कि वो पैसा मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल होता है तो ये पर्ची बंद करके जो श्रद्धालु हैं, ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो बिना बताए, बिना अपनी पहचान बताए इतनी डोनेशन देते हैं जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो फिर ये 5100 की पर्ची लेकर के आप आरती में बिठाते हैं, ये क्या है? इसे संत समाज,
बिल्कुल भी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हमेशा हम लोगों को बातें सुनने को मिलती हैं कि आपके मंदिरों में तो वीआईपी दर्शनों के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि जो आरती के लिए पर्ची कटवाते हैं वो वीआईपी लेन से अंदर आते हैं, और जो श्रद्धालु पूरी रात ठंड में कांपते हुए मंदिर में खड़े हैं माँ के दर्शनों के लिए, जब वो आगे पहुंचते हैं, जो पहुंचता है उसे मंदिर की आरती में बिठा दिया जाए, लेकिन पैसा किसी से ना लिया जाए। ये हमारी एलजी साहब से और केंद्र सरकार से भी ये प्रार्थना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 साल पूरे हो चुके हैं और इसमें उन्होंने कुछ अधिवेशन भी किए। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की। जापान से ज़रा भी पीछे नहीं है। हमें यह भी देखने को मिला कि भारत की और जापान की कल्चरल रूट, सांस्कृतिक रूट्स आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। हमें बहुत सी जगहों पे जाने का मौका मिला जहाँ पे विष्णु जी का और ब्रह्मा जी का मूर्ति स्थापित है बहुत सारे मंदिरों में, और वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिली कि भारत कभी न कभी जो भारत की संस्कृति है वो जापान का हिस्सा रही है, और ये एक खुशी की बात है। और इसके अलावा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में श्री राम मंदिर जी के संदर्भ में एक आह्वान लिया। आप जानते हैं कि श्री राम जी का 500 साल का यह वनवास और श्री राम मंदिर में राम जी की मूर्ति स्थापित होना, ये पूरे देश के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है। आज देश के कण कण के अंदर, देश के हर चीज के अंदर इस बात की खुशी है कि श्री राम मंदिर जी की स्थापना होने जा रही है। 22 जनवरी को जब उद्घाटन कार्यक्रम रहेगा, उसी के साथ और उसी शाम को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश के कैंपसेस सजाने का जो जिम्मा लिया है कि दीपोत्सव करके देश के कैंपसेस को सजाने का काम किया जाएगा। हमारे कुछ आगामी कार्यक्रम में है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। परिसर चलो अभियान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लिया है, जिसमें हम 3 चीज़ों को प्राथमिकता देंगे। एक तो जो रिक्त पद है कैंपसेस में पूरे देश के अंदर जो वैकेंसीज हैं, उनका लेकर हमारा सर्वेक्षण यानी सर्वे होगा। उसके अलावा हम जो स्कूल ड्रॉप आउट एक चैलेंज है, सारे देश के सामने स्कूल ड्रॉप आउट का चैलेंज है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम कार्यकर्ताओं को उन यूनिट्स में स्पेस देने का ऐसा हमने तय किया है। धन्यवाद। अब सोमवार आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नव वर्ष में, नए साल में फिर मुलाकात होगी। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।